नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से जो पेपर हम लोग के सामने एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, उसे हल करने के तरीके को हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन कुछ ही लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हल करने का तरीका इसमें बताया जाता है। इस श्रृंखला में जितने भी वीडियो पड़े हैं, यदि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग शुरू से उन वीडियो को देखिए। आप लोगों को मतलब कि एग्जाम हॉल में पेपर हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन की और जानते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्या लिख रहा है, लिखा है का अभिकथन ए, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है क्या, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह उपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करे। ठीक है, फिर इसका तर्क क्या कर रहा है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, आप स्टेटमेंट हम लोग का जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है कब, जब बच्चों से यह उपेक्षा की जाए कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रयोग करें। मान लीजिए जैसे दोस्तों आप लोग कोई टीचर हैं, ठीक, यदि आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं और आप यह उम्मीद करते हैं कि जो हम सिखाए हैं बच्चा उसी तरह करता है, तो हम लोग का शिक्षा क्या हो जाएगा, हम लोग का शिक्षा असफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीख पाएगा। और इससे क्या होगा, यदि हम यह उम्मीद करते हैं तो बच्चे रटने वाली पद्धति की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग कथन सही है। शिक्षा कब असफल हो जाएगी, जब बच्चे को जो ज्ञान दे उसी ज्ञान की हम उम्मीद करें। सीधा सीधी इतनी सी बात है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चे के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, जानकारी का पुनः उत्पादन, जानकारी का पुनः उत्पादन, मान लीजिए आप उसे कोई जानकारी दिए हैं या कोई शिक्षा दिए हैं और आप यह चाहते हैं कि वो पुनः उसी प्रकार उत्पादित करें, तो यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। यानी कि क्या, हम लोग का कथन जो है यह सही है, लेकिन इसका तर्क क्या है, इसका तर्क हम लोग का गलत है। ऐसा हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग का आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। देखिए सी क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। हम लोग का ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं क्या, अनुपमा अपना कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या है? अब देखिए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, यदि किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यदि आप उसे गणित से जोड़कर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेगा? इसका मतलब यह है कि आप यह जानते हैं कि बच्चा यह गणित जानता है और जिससे हम विज्ञान को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे के अंदर पहले से गणित का संप्रत्यय तैयार है जिससे आप जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि छात्रों में भ्रांतियों का बढ़ावा देगा। यह ऑप्शन हम लोग का गलत है। ठीक, फिर आगे बात करें, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा, यह भी ऑप्शन गलत है। क्यों? ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, यह भी गलत है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा। यानी क्या कि अधिगम के स्थानांतरण क्या कहता है कि आप एक विषय के सीखे हुए ज्ञान को दूसरे विषय में आप प्रयोग करते हैं, तो अधिगम का स्थानांतरण है। अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा, मतलब कि जो गणित और विज्ञान में आपस में संबंध है उसको बढ़ावा देगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है किस प्रकार की अभिप्रेरणा
उन गतिविधियों से जुड़ी हैं जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। देखिए, कभी भी आपको वर्ड मिले जो क्वेश्चन का मुख्य वर्ड है, आप उसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है। यदि आप मुख्य वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का मोटा मोटी उद्देश्य पता चल जाएगा। तो कह रहा है कि अभिप्रेरणा कौन सी है जिससे आदमी आनंददायक और संतोषजनक होता है। बात बस इतनी सी है। तो कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, स्थित विषयक अभिप्रेरणा। अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा ऑप्शन ए इसका उत्तर है। देखिए, जब आप किसी भी बालक को पढ़ाइए, या मान लीजिए आप एक टीचर हो गए, या आपसे कोई इंटरव्यू में ही कोई मान लीजिए सीनियर अधिकारी आपसे पूछ दिया कि बालक सबसे ज्यादा कब पढ़ने के लिए मतलब रुचि उत्पन्न करेगा, अभिप्रेरणा के क्षेत्र में आप कुछ बताइए। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा कि जब बालक खुद से मतलब कि वह चाहे कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये सीखना है, यदि आंतरिक रूप से वह अभिप्रेरित हो जाता है, यानी अंदर से वह मोटिवेट हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उस कार्य को करने में अपना ध्यान भी देगा और समय भी देगा, और ध्यान समय के साथ वह सीखेगा भी। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे अच्छा अभिप्रेरणा है, बालक के लिए भी और दोस्तों हम लोगों के लिए भी। अगर हम अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाए तो कोई हमको रोकेगा नहीं। जैसे इस श्रृंखला का उद्देश्य हम लोग का क्या है? तो इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य है क्या? 110 प्लस अंक लाना, ठीक है। तो यदि हम लोग अंदर से मतलब कि मोटिवेटेड है, या अंदर से हम लोग प्रेरित हैं, तो हम लोग को कोई लाने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आइए फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 0.50 मतलब 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हैं। अब देखिए कितनी दशमलव संख्या है। मैथ के क्वेश्चन दोस्तों छोटे ही होते हैं, मतलब सीटेट के एग्जाम में मैथ के जो भी क्वेश्चन छोटे ही होंगे। और मैं बार बार यह सेंटेंस यूज करता हूं कि यदि आप मैथ के लिए अलग से 10 मिनट सभी मतलब सब्जेक्ट में से बचा लिए, तो समझिएगा कि आपने अपना 10 नंबर बचा लिया। क्योंकि दोस्तों परीक्षा हाल में आपको एक टाइम का बाउंडेशन एक ठीक ठाक फैक्टर है, और मैथ में जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया तो उसका क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा सा CGP में से टाइम बचा लेंगे, थोड़ा सा हिंदी में से बचा लेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए EVS में से बचा लिए, तो आपका मैथ में उसका प्रयोग करेंगे तो आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे। अब देखिए कितना मतलब कि क्वेश्चन हर 1-2 पेपर के बाद पूछता है क्या? 0.50 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्या है। आप बताइए, अब मेरे को इसके अंदर लिखना होगा तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 0.51, 0.52, 0.501, 0.532, ऐसी मैं अनंत संख्याएं लिख सकता हूँ दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच असंख्य संख्या है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों? अब मान लीजिए आप किसी एक आदमी से बोलिएगा कि आप 0.50 और 0.70 के बीच में संख्याएं लिखिए, तो 10 लोगों को यदि आप यह बात बोलते हैं तो 10 लोग अलग अलग संख्याएं लिखेंगे। इसका मतलब है क्या कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर असंख्य हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच असंख्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं और कुछ और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का मात्र एक उद्देश्य क्या है? 110 प्लस अंक लाना। तो आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक शुरू वाले वीडियो नहीं देखा है, शुरू में 3-4 वीडियो ऐसे पढ़े हैं जिसमें पहले वीडियो में क्या बताया गया है? तो पहले वीडियो में यह बताया गया है कि आप CTET एग्जाम में 110 प्लस लाने के लिए, वो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, आप किन किन चीज़ों को पढ़े।
और दूसरे वीडियो में आप जाएंगे तो दूसरे वीडियो में एक चीज़ और बताया गया है कि ऑप्शन के माध्यम से आप पेपर को कैसे हल करें। मतलब कि कौन सा वर्ड मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कौन सा वर्ड ऑलवेज निगेटिव होता है, यानी कि टैग वर्ड। ठीक है, उसके बाद अब तीसरे वीडियो में जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को 5 मूल मंत्र बताए गए हैं कि सी टेट के एग्जाम में कौन कौन से मूल मंत्र कार्य करते हैं। तो आप लोग शुरू से इस श्रृंखला के वीडियो को देखिए, आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्या कर रहा है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। अब देखिए क्या कर रहा है, सृजन। अब देखिए क्या बाल केंद्रित है, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। ठीक है, जो ऑप्शन ठीक है उसको हम रोक के रखेंगे। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। अब देखिए ये निष्क्रिय वर्ड ऐसा वर्ड है, निष्क्रिय यह टैग वर्ड है और हमेशा गलत है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव वर्ड आता है क्या, सक्रिय यानी एक्टिव। आपको कहीं भी पूरे सी टेट के एग्जाम में अगर बालक आप लोग को किसी भी ऑप्शन में एक्टिव दिख गया, एक्टिव का मतलब कि वह कार्य करते, तो वह ऑप्शन सही होगा। मतलब यह गांठ बांध लीजिए कि वो ऑप्शन सही होगा जिसमें बालक सक्रिय होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। फिर कह रहे हैं बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच भय की अवस्था में रखकर। अब बताइए आप अपने स्टूडेंट को मतलब डर उत्पन्न कर देंगे तो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित कर कर। अब देखिए यह एक वर्ड ऐसा है, प्रतिस्पर्धा, तुलना, मतलब कि दो बच्चों के बीच में तुलना करना या दोनों को एक दूसरे से अलग अलग ठहराना, ये सारे वर्ड गलत होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं एक चीज आप लोग को और बताता हूँ, सी टेट में बहुत सारे मतलब 100 प्लस क्वेश्चन फिक्स हैं कि इस टॉपिक से आएंगे और इस शब्द से आएंगे। उसी को हम लोग सीखते हैं कि जैसे प्रतिस्पर्धा हो गया, फिर प्रगतिशील शिक्षा है उससे हो गया, फिर जेंडर रूढ़िवादिता है उससे हो गया, पैगोस्की साहब हो गया उनसे हो गया, कोहलबर्ग साहब से हो गया। तो ऐसे 100 टॉपिक है जिससे मतलब कि 100 चीजें जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों एक बात और आप लोग याद रखेंगे क्या, कि जहां से क्वेश्चन फिक्स है उन क्वेश्चनों को आप कतई गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग एक और श्रृंखला चलाते हैं जिसमें पीडीएफ के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जाता है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको सी टेट कर कर एक और मतलब लिंक मिलेगा, उस पर भी मतलब 5-6 वीडियो अभी पड़े होंगे और वीडियो मतलब कि आगे जैसे जैसे आप जाएंगे तो और पढ़ते जाएंगे, तो आप उसको भी फॉलो करिए। इन दोनों अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं और हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जो पीडीएफ भेजे जाते हैं उन्हें देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन यानी कि 110 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बचा क्या, कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन के लिए विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। मतलब कि जो बच्चे कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उनका आप फीडबैक दीजिए, बात वहीं पर बन जाएगी। आइए फिर आगे बात कर रहे हैं। कह रहा है क्या, एक 120 मीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। अब देखिए कोई तार है, अब उसे हम मोड़कर क्या बना दिए, तो उसे हम मोड़कर मान लीजिए आयत बना दिए। क्या बना दिए, आयत बना दिए। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 120 मीटर, पूरे तार की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, बना दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब इसकी ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये x है तो ये x+2 है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए 120 मीटर का तार है, ठीक, टोटल। उसके बाद कर रहा है इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो मान लीजिए हम लोग का चौड़ाई हो गया, चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि क्या, ये x+2 हो गया, तो ये हम लोग का x है। अब टोटल तार की लंबाई 120 है, यानी कि इसका परिमाप है, तो हम क्या बात कर सकते हैं कि परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। अब बराबर कितना है, 120 मीटर का तार है। तो अब देखिए ये कितना हो गया,
अब यहाँ से इससे हम भागा दे देंगे तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 2 और मतलब x से x कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा क्या 2x, उसके बाद बराबर, और ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 में से 2 खत्म हो जाएगा तो हम लोग का कितना बच जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 58। तो x बराबर कितना हो गया 29। अब देखिए x हम लोग का क्या आया, तो हम लोग का चौड़ाई 29 है, तो हम लोग की लंबाई कितना हो जाएगी, हम लोग की लंबाई हो जाएगी 31। यानी कि अब 29 में 31 से गुणा करना है तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 29 27 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, 6 2 8 हो गया। यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हम लोग का 889 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हम लोग के 29 हो गया तो 31 हो जाएगा, मतलब कि ये 9, ये 29 27 ठीक है, ये 2 ये 2 3 6 ठीक है, मतलब 889 होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें एकदम सिंपल चीजें पूछा है। क्या पूछा है, क्या कह रहा है, एक 120 मीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में, आयत का रूप दे दिया गया जिसका लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हमारा x कितना आया है, x यदि हमारा 29 आया है, तो हमारा फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 जोड़ेंगे तो 29 में अगर 2 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि 29 गुणे यदि हम 31 करते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा 9 हो गया, ये 2 हम लोग का हो गया 29 हो गया, 29 27 हो गया, ये 3 का 6 1, 3 का 6 2 8 हो गया। इसका मतलब कि 9 9 मतलब कि 899 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। मैथ के दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सरल आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे इसके एक और बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और दोस्तों जिनका वीडियो पीछे से छोटा है वो देखते हुए आगे बढ़े, तो आप लोगों को मतलब कि पास होने यानी अच्छे नंबर से पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।